Good morning all of you. This is your fourth lecture of Unit 2. पिछले लेक्चर में हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था. कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और एफिशिएंसी कैसे उनकी टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर्स पे अपर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और वर्क डन के बारे में भी पढ़ा था. तो अब हम यहाँ बात करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स के बारे में. तो टेम्परेचर स्केल्स अलग अलग यूज़ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे केल्विन स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, फैराडे स्केल हो गया और डिग्री सेल्सियस हो गया. तो केल्विन अगर ये जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ये सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, सबस्टेंस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कार्नोट साइकिल की तरफ से. जैसे कि हमने यहाँ पे एक कार्नोट इंजन लिए हुए हैं तो 3 थर्मल रिजर्वायर्स हैं यहाँ पे. एक है T1 टेम्परेचर पे जिसकी हीट अमाउंट Q1 है, एक है T2 टेम्परेचर पे, एक है T3 टेम्परेचर पे. तो 3 रिजर्वायर्स हैं. तो एक इंजन हमने लगाया हुआ है, इंजन नंबर 1, जो कि T1 से T2 के बीच में लगा हुआ है. तो वो T1 वाले रिजर्वायर से Q1 अमाउंट की हीट लेता है, W1 अमाउंट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है, बाकी जो रेस्ट Q2 अमाउंट बचता है उसे रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर T2 को दे देता है या रिलीज़ कर देता है. अब जो दूसरा इंजन लगा हुआ है वो रिजर्वायर T2 वाले से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता है और W2 वर्क डन में कन्वर्ट करता है. उसके बाद Q3 हीट थर्मल रिजर्वायर को सेंड कर देता है. अब ये तो थे 2 रिजर्वायर्स जिनके भी. अब अगर हम अपर और लोअर रिजर्वायर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एक इंजन से, तो ऊपर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, वहाँ से W3 अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और यहाँ से W3 अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा और Q3 अमाउंट ऑफ हीट निकल के दोबारा रिजर्वायर पे आ जाएगी. तो अब इस ऑपरेशन में हम देखते हैं कि 3 रिजर्वायर्स दे रखे हैं हमने. तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, पहले इंजन की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी होती है हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट. तो डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है हमारा वर्क डन और इनपुट क्या है Q1 अमाउंट ऑफ हीट. तो W की जो वैल्यू है वो है हमारी Q1 माइनस Q2. तो Q1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1. अब Q2 बाई Q1 जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. तो जो हमारी एफिशिएंसी है, कार्नोट ने हमें बताया था कि ये दोनों रिजर्वायर्स अपर एंड लोअर रिजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो इसे हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो फंक्शन है T1 और T2 का. अब इसमें एफिशिएंसी क्या है हमारी 1 माइनस Q2 बाई Q1. तो इसका मतलब साफ है कि जो फंक्शन है T1 T2 वो Q2 बाई Q1 जो है वो फंक्शन है किसका, T1 और T2 का, टेम्परेचर का. तो आगे अगर हम देखें तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 का. अब हम बात करते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी की. तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है? क्लॉसियस कहता है कि मतलब जो हीट है जो रिजर्वायर से आ रही है उसमें से कुछ वर्क डन निकल रहा है, बाकी हीट रिजेक्ट हो जा रही है. तो इसमें क्या होता है कि हीट रिजेक्ट हो रही है, इसकी बात सभी ने की, कार्नोट ने भी की और हमने पहले फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा. लेकिन कितने अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है उस अमाउंट के बारे में किसी ने बात नहीं की. तो इसके बारे में क्लॉसियस ने बताया. तो क्लॉसियस ने कहा कि जो सेम अमाउंट की हीट है अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रही है तो उसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होगा. जो हायर टेम्परेचर वाला है उसकी हमेशा ज़्यादा होगा, कम होगा रादर देन लोअर टेम्परेचर वाला. तो उसने एक रिलेशन दिया था कि हायर टेम्परेचर की हीट अपन लोअर टेम्परेचर की हीट का जो रेशियो होगा वही हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का रेशियो होगा अगर ये दोनों टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन स्केल में. डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं. तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, QL को ऊपर ले जाएं और TH को नीचे ले आएँ, तो अब अगला हमारा फार्मूला जो बनता है वो बनता है QH बाई TH इक्वल्स टू QL बाई TL. तो उन्होंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि इसमें दे रखा है, एग्जामिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड फाउंड दैट द रिलेशन टू डिड नॉट होल्ड. इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल है, अगर 10 जूल ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए
हॉट ऑब्जेक्ट एट 350 केल्विन इनटू ए कूल रूम एट 300 केल्विन। तो देखो हीट रिजेक्ट हो रही है एक जगह से और एक जगह हीट पहुंच रही है, तो उसमें क्या होगा, तो Q/H/TH, अब हीट दोनों में सेम है, वहाँ से जितनी रिलीज हो रही है हायर टेम्परेचर से, यानी कि सोर्स से जितनी रिलीज हो रही है सिंक में उतनी ही पहुँच रही है, तो हीट तो दोनों जगह सेम हो गई, लेकिन टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस है। तो Q/TH बराबर नहीं हो सकता Q/TL के, तो एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। तो इसमें क्या होगा, जिसका बेस ज़्यादा है, यानी कि जिससे ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं वो कम होगा, और जिससे कम से डिवाइड कर रहे हैं सेम अमाउंट को वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब जैसे QH/TH माइनस QL/TL इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं या एक दूसरे से छोटा होगा, तो यानी कि इन दोनों का माइनस या तो 0 के बराबर होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इसे एक रिलेशन में लिखें तो इसको हम लिखेंगे Q/T समीशन ऑफ Q/T इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो ये Q/T क्या है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट है। तो इसे हम आगे जब लिखते हैं तो इसे लिखते हैं dQ/T इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो अब जो हमने Q/T लिखा था पहले, उसे हम एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो अगर कोई साइकिल रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल के लिए dQ/T का समीशन या साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, बराबर 0 के होगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है इरिवर्सिबल है तो ये लेस देन 0 होगा। तो अब इसके बाद यहाँ इसको हम आगे देखें तो ये जो एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ से एंट्रोपी, जो हम Q/T लिखते हैं टर्म, उस Q/T को हमने एक नया नाम दिया एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिस्टर्बेंस, यानी कि कितने अमाउंट का डिस्टर्बेंस किसी मटेरियल में है। तो एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस जितना भी है वो हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि Q/T हमने बताया एंट्रोपी है, तो हम डिफाइन करते हैं dQ/T को, यानी कि dS/dt, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम डिफ़ाइन नहीं करते, चेंज इन एंट्रोपी को मेज़र कर सकते हैं कि पहले कितना डिस्टर्बेंस था किसी सिस्टम में, उसके बाद कितना डिस्टर्बेंस हो गया। अब एग्जैक्ट डिस्टर्बेंस की वैल्यू नहीं बताई जा सकती, दोनों के बीच का डिफरेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ये होती है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q/T। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि साइक्लिक इंटीग्रल Q/T का क्या होता है, 0 से कम होता है या 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब साफ है कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की, अगर हम सिस्टम की बात करें या सराउंडिंग की बात करें तो किसी की भी एंट्रोपी कम या ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन अगर हम होल यूनिवर्स की बात करें जिसमें सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग सब कुछ आता है, तो एंट्रोपी यूनिवर्स की या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब है कि जो टोटल रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस है पूरे यूनिवर्स में, वो या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, इसको कम नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करें एंट्रोपी की यूनिट की, तो यूनिट होती है एंट्रोपी की अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम पर यूनिट मास में कंसीडर कर रहे हैं तो उसके होते हैं किलोजूल पर केजी केल्विन। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि उसे मास से डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये होती है किलोजूल पर केल्विन। अगर हम रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज की बात करें तो एंट्रोपी चेंज यानी कि इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम वर्क डन के देखें तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और उसे अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है पावर। या एनर्जी की बात करें, एनर्जी को हम पर यूनिट चेंज इन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम पावर बोलते हैं, तो पावर की यूनिट होती है वाट। तो ऐसे ही अगर हम एंट्रोपी में चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, अगर चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात करें तो वो तो किलोजूल में ही रहेगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज कर दिया तो इसका मतलब इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस। तो जब इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू किलोवाट, तो किलोवाट पर केल्विन। तो आई होप कि आपको एंट्रोपी समझ में आई होगी, एंट्रोपी क्या होती है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में समझ में आया होगा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, यूनिट्स समझ में आ गई होंगी, उसकी यूनिट्स क्या होती है। अब देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि मास से अगर हम इसको डिवाइड, एस जो है, एस क्या है हमारा,
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि इट इज़ डिवाइडेड बाई मास। अगर हम कैपिटल एस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एंट्रोपी, अगर हम स्मॉल एस लिखते हैं तो एंट्रोपी पर यूनिट मास होती है। अब अगर एंट्रोपी को पर यूनिट मास में अगर हमने इसको डिफाइन कर रखा है तो हमें इसमें क्या करना होगा, मास की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो तब हम टोटल एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करनी है तो एम डॉट ई इंटू एस ई माइनस एम डॉट आई इंटू एस आई। ई और आई का मतलब क्या है, इनलेट एंड एग्जिट। तो इनलेट पे जो एंट्रोपी है और एग्जिट पे जो एंट्रोपी है, इन दोनों के बीच में जो चेंज है उसी को हम डिफाइन करते हैं कि जितनी एंट्रोपी चेंज हुई है और एंट्रोपी जनरेट हुई है। एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, सिस्टम में कुछ एंट्रोपी तो आती है, जिस हिसाब से एंट्रोपी आती है वो प्रोपोगेट होती रहती है, लेकिन सिस्टम के अंदर जैसे हम अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होती है, एंट्रोपी जनरेट होती है, एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।